हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड टुडेस टॉपिक इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने मराठा कॉन्फेडरेसी पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। नाउ टिल 1818 तक ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के बहुत सारे प्रोविंस पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। ऑलमोस्ट अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बंगाल का अनेक्सेशन होता है, फिर अवध कंट्रोल में आता है, देन सेंट्रल प्रोविंस और मैसूर, देन यहाँ पे मद्रास वाला रीजन इन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में, और ये एंग्लो मैसूर वॉर, और फाइनली मराठा कॉन्फेडरेसी के कंट्रोल से इंडिया का एक लार्जर पोर्शन जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है, राजस्थान से लगा के मध्य प्रदेश का एरिया एंड फ्रॉम उड़ीसा टू गुजरात एरिया एंड हियर महाराष्ट्र एज वेल। ये सब ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका है। तो अब हम देख सकते हैं कि इंडिया का एक लार्जर पोर्शन जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर में है, एक्सेप्ट सिंध एंड पंजाब। अब तक सिंध और पंजाब जो है वो ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सिंध और पंजाब की तरफ ब्रिटिश लोगों का फोकस तब जाता है जब हम पढ़ रहे थे कि मराठा वॉर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पे नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट था, इसलिए होम गवर्नमेंट को रिवेन्यू की आवश्यकता थी। इस वजह से महाराष्ट्र के रीजन पर उनका ऑक्यूपेशन बहुत इनएविटेबल हो गया था। तो इसी वजह से फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट और रशिया का रूलर जो था अलेक्जेंडर फर्स्ट, इन दोनों ने मिलकर एक अलायंस क्रिएट किया विच इज नोन एज अलायंस ऑफ तिलसिट इन 1807। 1807 में इस अलायंस के अंतर्गत ये तय किया गया कि फ्रांस और रशिया जो है वो लैंड रूट के जरिए अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में इन्वेड करेंगे, और ये अलायंस ऑफ तिलसिट जो है वो ब्रिटिश लोगों के लिए एक अलार्मिंग इवेंट बन गया। अब इसलिए ब्रिटिश लोगों ने सिंध और पंजाब की तरफ अपना फोकस किया कि उन्होंने रशिया और फ्रांस के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए सिंध और पंजाब को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश शुरू की। बट सिंध और पंजाब को तो वो बफर स्टेट के रूप में यूज करना चाहते थे, उनका मेन फोकस था अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान पे ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल हो जाता है तो रशियन इन्फ्लुएंस को इंडिया में आने से बहुत ही इजीली रोका जा सकता है। तो अफगानिस्तान वाज देयर मेन फोकस, लेकिन अफगानिस्तान पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने सिंध और पंजाब को पहले बफर स्टेट के रूप में चूज किया। जैसे बंगाल को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए अवध को यूज किया था एज अ बफर स्टेट, वैसे ही सिंध और पंजाब को एज अ बफर स्टेट यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब सिंध और पंजाब पे जो एनेक्सेशन होता है, जो कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है, वो पैरेलल इवेंट है। सिंध और पंजाब का जो एनेक्सेशन है वो पैरेलल इवेंट है, क्योंकि सिंध जो है वो 1843 तक अनेक्स्ड हो जाता है और सबसे लास्ट में पंजाब जो है वो 1848 तक ब्रिटिश कंट्रोल में आता है। तो ये सारे इवेंट जो होंगे एक दूसरे के यहाँ पे रिलेट करेंगे, जो भी डेवलपमेंट होंगे वो एक दूसरे की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अफगानिस्तान को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? टू काउंटर रशियन इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश वांटेड इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान, और इसका रिजल्ट निकलता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर विच इज 1839 टू 42। ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान में वॉर होता है, इसको अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, और
इसी का सीक्वल होता है, अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का ही सीक्वल होता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाद में होता है, यहाँ पे पहले एंग्लो अफगान वॉर लड़ा जाता है और उसी का सीक्वल होता है सिंध। कह सकते हैं उसी का ट्रेल है, अफगानिस्तान स्टॉर्म का ट्रेल है सिंध। ठीक है, तो ये हम ओवरव्यू देख रहे हैं ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध का। तो यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध होता है 1843 में, और तब इसका मेन जो इंचार्ज होता है वो गवर्नर जनरल एलन बरो होता है, एंड द मेन मैन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल वाज चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर जो है इसमें पूरा ही रोल जो है सिंध को कॉन्क्वेस्ट करने का वो चार्ल्स नेपियर का होता है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय एलन बरो होता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ चुका है कि ब्रिटिश जो है वो रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अपना ये जो नॉर्थ ईस्ट का फ्रंटियर है इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसको सिक्योर करना चाहते हैं बाय कंट्रोलिंग अफगानिस्तान। बट अफगानिस्तान को कंट्रोल में लाने के लिए वो सिंध और पंजाब को एज अ बफर स्टेट यूज करेंगे। पहले वो सिंध को अपने कंट्रोल में लाएंगे, देन पंजाब को, और फिर अपना जो प्लान है वो अफगानिस्तान पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, और उस किस तरह से ब्रिटिश कंट्रोल स्टैब्लिश होता है ओवर सिंध। तो अर्लियर सिंध मुगल एम्परर ने जब फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब उस फरमान के तहत इन्होंने सिंध में ठट्टा नाम की जगह थी, वहां पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं इन 1758, एंड सिंध और ब्रिटिश लोगों के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो इन गुड कंडीशन में होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ कमर्शियल फैक्टर्स की वजह से यहाँ ठट्टा में फैक्ट्री को वो बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वहां से अबंडन कर देते हैं। तो ये था इन 1630 की कहानी कि ब्रिटिश और सिंध के बीच में गुड रिलेशन थे, और उन्होंने ठट्टा में फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी इन 1758, लेकिन बाद में कमर्शियल फैक्टर की वजह से उन्होंने ये फैक्ट्री यहाँ से बंद कर दी। तो ये बात तो थी 17th सेंचुरी तक की। फिर 18th सेंचुरी में बलूच ट्राइब होती है, बलूच ट्राइब जो तालपुरा के नाम से जानी जाती है, तालपुरा। वो लोग पहले हिली एरिया में रहते थे, सिंध के हिली एरिया में रहते थे, लेकिन लेटर इन 18th सेंचुरी दे सेटल डाउन इन द प्लेन एरिया। फिर वो मैदानी भागों में आकर रहने लगे। तो वही तालपुरा जो तालपुरा थे, वो तालपुरा अमीर्स कहलाने लगे और सिंध पे रूल करने लगे। और यहाँ पे तालपुरा में एक लीडर होता है मीर फतेह अली खान, उसकी लीडरशिप में यहाँ पे सिंध में रूल इस्टेब्लिश होता है, और ये स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर एमर्ज होता है, और मीर फतेह अली खान जो है इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिंध। बट बाद में मीर फतेह अली खान की डेथ हो जाती है, और इसका जो होल किंगडम था वो इसके भाइयों के बीच में बांट दिया जाता है, जो चार यार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो और अपने आप को अमीर कहते हैं, अमीर, सिंध के अमीर, अमीर ऑफ सिंध, अमीर ऑफ सिंध। तो 18th सेंचुरी में यहाँ पे अमीर का रूल होता है। फिर 1800 तक तो यही होता है कि मीर फतेह अली खान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका किंगडम उसके भाइयों के बीच में बांट दिया जाता है, और वो सिंध के अमीर कहलाता है। लेकिन 1807 में मैंने बताया आपको अलायंस ऑफ तिलसिट साइन होता है, जिसके कारण ब्रिटिश लोगों का जो ध्यान है वो सिंध की तरफ, सिंध और पंजाब रीजन की तरफ, नॉर्थ, बेसिकली वी कैन से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की तरफ जाता है।
और यहाँ पे ट्रीटी 1807 में ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप साइन होती है बिटवीन ब्रिटिश एंड सिंध। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो मिंटो थे, और मिंटो ने प्रयास किया कि सिंध को फ्रेंड बनाया जाए, सिंध को फ्रेंड बनाया जाए ताकि जो रशियन इन्फ्लुएंस है उसको चेक किया जा सके, उसको रोका जा सके इंडिया में आने से। तो सिंध को जो है इस ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप के तहत फ्रेंडशिप में लाया जाता है, उसके साथ एक गुड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसका कारण क्या होता है? ये अलायंस ऑफ तिलसिट। और इस ट्रीटी के साथ ही ब्रिटिश जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पे एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि रशियन और जो फ्रांस के जो मंसूबे हैं इंडिया में इन्वेड करने के, उनको रोका जा सके। तो इस समय लॉर्ड मिंटो जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए नॉट ओनली सिंध में अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करते, बट वो जो है अपने डेलीगेशन जो है वो और जगह भी भेजते हैं। उस समय ये फॉलोइंग डेलीगेशन भेजे गए थे अलग अलग जगह पे, जैसे चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा गया था लाहौर रंजीत सिंह के कोर्ट में, रंजीत सिंह के पास निगोशिएशन के लिए या कह सकते हैं फ्रेंडशिप के लिए। और मैलकॉम को भेजा गया था तेहरान पर्शिया में, बिकॉज अफगानिस्तान के आगे जो है वो तेहरान आता है, ईरान का पोर्शन। तो ये सारा लैंड रूट कनेक्टेड है, तो अगर रशिया को रोकना है तो आपको इसके रूट में आने वाले जितने भी स्टेट है उनको अपने इन्फ्लुएंस में लाना होगा। तो इसलिए पर्शिया के यहाँ पे भी डेलीगेशन भेजा जाता है, मालकॉम जाता है, एल्फिंस्टोन को भेजा जाता है काबुल अफगानिस्तान में, और निकोलस स्मिथ को भेजा जाता है सिंध। तो निकोलस स्मिथ वहां पे ये ट्रीटी ऑफ इटर्नल जो है साइन करता है। निकोलस स्मिथ मेट द अमीर्स ऑफ सिंध टू कंक्लूड अ डिफेंसिव अरेंजमेंट। ये एक तरह का ये फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप कैसे नेचर की है? एक डिफेंसिव अग्रीमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? डिफेंस ही तो क्रिएट की जा रही है अगेंस्ट रशिया एंड फ्रांस, तो ये डिफेंसिव अग्रीमेंट होता है। आफ्टर निगोशिएशन अमीर्स गॉट अग्रीड टू साइन अ ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, ठीक है, बातचीत वगैरह करके डिप्लोमेसी के थ्रू ये ट्रीटी ऑफ इटर्नल अमीर्स साइन कर लेते हैं विद ब्रिटिश। बोथ साइड अग्रीड टू एक्सचेंज एजेंट एट ईच अदर्स कोर्ट एंड एक्सक्लूड नेपोलियन फ्रॉम सिंध। तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट हो जाता है सिंध के साथ, और नेपोलियन को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम सिंध टेरिटरी। अब सिंध ये अग्री कर जाता है कि हम नेपोलियन या फिर फ्रांस जो है उनके इन्फ्लुएंस को हम अपने यहाँ पे नहीं आने देंगे। हमारी फ्रेंडशिप किनके साथ है? आपके साथ, यानी ब्रिटिश के साथ है। तो यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो ने अपने डेलीगेशन कहाँ कहाँ सेंड किए थे। तो ये उस समय के डेलीगेशन जो है वो सेंड किए थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। ये डिफेंसिव अग्रीमेंट थे, इस तरह के डिफेंसिव अग्रीमेंट को साइन करवाने के लिए या डिफेंसिव अग्रीमेंट करने के लिए अपने वेरियस डेलीगेशन भेजे थे। तो ये ध्यान रखना, चार्ल्स मेटकॉफ लाहौर, मैलकॉम तेहरान, एल्फिंस्टोन काबुल, निकोलसन स्मिथ सिंध, ठीक है। नाउ in 1820 British renewed this treaty by adding an article to exclude American from Sindh and resolving some border dispute on Kutch side. तो ये जो ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप है 1807 में जो साइन की थी वो 1820 में वापस रिन्यू कर दी जाती है, और एक आर्टिकल और ऐड किया जाता है। इसमें पहले तो नेपोलियन और रशिया को एक्सक्लूड किया गया था, और 1820 में इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा जाता है जिसमें अमेरिकन्स भी फ्री हो चुके थे, और हो सकता है कि अमेरिका भी अपना सेंट्रल एशिया की तरफ रुख करे, ठीक है, वो भी शायद अपनी कॉलोनी क्रिएट करे। इस वजह से अमेरिकन्स को भी यहाँ पे चेक किया गया बाय रिन्यू दिस ट्रीटी। और ये ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप है जो इस टाइप की सबसे पहली ट्रीटी है जो सिंध के साथ साइन की गई थी। इसके पहले ऐसी कोई ट्रीटी भी किसी भी स्टेट के साथ साइन नहीं की गई बाय ब्रिटिश के द्वारा, और ब्रिटिश ने सिंध के साथ ही इस तरह की पहली ट्रीटी साइन की है, ठीक है। अब यहाँ पे 1832 में
सिंध के साथ एक और ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। और ये सब ट्रीटी किस लिए साइन की जा रही है? आप अगर देख रहे हो कि भाई सिंध के साथ एक के बाद एक ट्रीटी साइन की जा रही है, बेसिकली सिंध को जो है वो अपने इन्फ्लुएंस में लाने की ये तैयारी है, ताकि सिंध के टेरिटरी को यूज करके अफगानिस्तान के ऊपर अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके, अफगानिस्तान पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए अपना प्लान जो एग्जीक्यूशन है उसका पहला स्टेप जो है वो है कंट्रोल ओवर सिंध। तो ये सब ट्रीटी करके सिंध को वीकन किया जा रहा है, अपने कंट्रोल में लाया जा रहा है, उसकी पोजीशन, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पोजीशन को अपने कंट्रोल में लाया जा रहा है बाय साइनिंग ऑल दिस ट्रीटीज, ठीक है। तो यहाँ पे अमीर ऑफ हैदराबाद, मीरपुर और खेरपुर, यहाँ पे जो ये सिंध है ये बेसिकली 3 इसमें प्रोविंस थे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेन। तो यहाँ पे हैदराबाद था एक प्रोविंस, मीरपुर और खेरपुर। जो हमने कहा था कि भी फतेह अली खान का जो किंगडम है वो उसके ब्रदर्स में बांट दिया गया था, 4 यार के नाम से जाने जाते, 3 तो ये ब्रदर हो जाते हैं, हैदराबाद, मीरपुर और खेरपुर वाले अमीर, और चौथा था मीर फतेह अली खान। तो ये 4 यार इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो अमीर्स थे वो रूल कर रहे थे सिंध पे, ठीक है। लेकिन ये इस कंडीशन में नहीं थे कि कोई अपना जॉइंट फ्रंट क्रिएट कर सके अगेंस्ट ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने उस समय अपनी जो पैरामाउंटेसी है वो मनवा चुके थे बाय कॉन्करिंग ऑल दिस स्टेट, मैसूर और इंडिया के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पोर्शन को अपने कंट्रोल में लाकर इन्होंने अपनी पैरामाउंटेसी है या सुप्रीम पावर के रूप में अपनी छवि को बहुत इस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया में। इस वजह से सिंध इस पोजीशन में नहीं था कि वो ब्रिटिश जैसी पावर के साथ लड़ सके, इस वजह से वो ये ट्रीटी जो है साइन किए जा रहा था। और इन्होंने अपनी फ्रेंडशिप बहुत हद तक इनके साथ निभाई भी, क्योंकि चलो इन्होंने कहा कि हम लड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट फ्रेंड के रूप में रहेंगे। तो लड़ना तो इनको था ही नहीं, क्योंकि इन पोजीशन में ये थे नहीं, ठीक है, सिंध पे रूल कर रहे थे, बट इनकी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो ब्रिटिश जैसी सुप्रीम पावर के साथ लड़ सके। तो इसलिए ये हमेशा से अपनी फ्रेंडशिप को निभाते रहे। जिस तरह से इन्होंने ये कहते गए ब्रिटिश, उस तरह से इन्होंने हर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते गए। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ 1832 साइन होती है, जिसमें ये हैदराबाद, मीरपुर और खेरपुर के अमीर जो है ये ट्रीटी साइन करते हैं। इस समय जो गवर्नर जनरल है आपके विलियम बेंटिक है। विलियम बेंटिक वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पहले तो जितने भी पोजीशन थे गवर्नर जनरल क्या कहलाते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनके अंडर आते थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर, ठीक है। लेकिन इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 पास होता है, और उसके बाद से ये डेलीगेशन जो है वो चेंज हो जाता है इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल बी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। ये आते हैं 1832 में, साइन करते हैं सिंध के साथ ट्रीटी, और किनको भेजते हैं यहाँ पे? कर्नल हेनरी पोटिंगर को सिंध भेजते हैं कि जाओ तुम ट्रीटी साइन करके आओ एक न्यू। उसमें क्या था, प्रोविजन क्या थे कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड नॉन अग्रेशन। यहाँ पे कहा गया कि जो हम एक दूसरे की टेरिटरी को, सिंध और ब्रिटिश टेरिटरी जो है ये एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे, अग्रेशन नहीं दिखाएंगे। नॉन अग्रेशन मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो हमला है या आक्रमण है वो अटैक नहीं करेगा। तो पॉलिसी का फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड, ब्रिटिश ट्रेडर एंड ट्रैवलर्स अलाउड फ्री पैसेज, और जो ब्रिटिश ट्रेडर और ट्रैवलर्स है वो सिंध में जो है फ्री पैसेज दिया गया उनको, विदाउट किसी रोक टोक के वो सिंध में जा सकते हैं। और जो सिंध प्रोविंस से जो रिवर गुजरती है, इंडस रिवर, उसका यूज एज अ ट्रेड पर्पस ब्रिटिश लोग कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेड पर्पस खाली आप जो आपके रॉ मटेरियल्स है उनको आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। इंडस रिवर जो जाके आपके जाती है अरेबियन सी में, तो वहां से कोस्टल एरिया से होते हुए आप उसको यहाँ पे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट पे ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे वॉर मटेरियल नहीं लाया जाएगा। इस रिवर के थ्रू आप वॉर मटेरियल का
इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ब्रिटिश मर्चेंट वुड नॉट सेटल डाउन इन सिंध, और ब्रिटिश मर्चेंट फिर अमीर ऐसे तो है नहीं कि खाली यही अपनी शर्तें रखेंगे, अमीर्स ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी होगी, तो उनमें से ये है कि ब्रिटिश मर्चेंट जो है वो कोई भी यहाँ पे सिंध में सेटल नहीं होगा, और जो भी टैरिफ रेट होगी दे कैन बी ऑल्टर्ड बाय अमीर इफ इट्स फाउंड हाई। ठीक है, अगर लगता है उनको कि टैरिफ हाई है तो अमीर जो है उस टैरिफ रेट को ऑल्टर्ड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोविजन थे ट्रीटी ऑफ 1832 के। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रेंडशिप सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है उसको और जो है इम्प्रूव किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है बाय मेकिंग ऑल दिस ट्रीटीज। नाउ इन 1838 गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। अब इनके पर्सपेक्टिव कुछ अलग होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से वी कैन से कि ये इनकी जो है अग्रेसिव पॉलिसी है, इनको इतना फ्रेंडशिप नहीं करना है, ये तो चाहते हैं कि डायरेक्ट सिंध कल ही अपने कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो देखिए इनकी पॉलिसी कैसे रहती है कि लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो सिंध को किस पर्सपेक्टिव से देखता है कि ये जो है एक एज अ सिंध को देखता है कि वो इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर लाइन की तरह वर्क करेगा। तो सिंध को जितना जल्दी हो सके अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाए ताकि रशियन इन्वेजन को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। और ब्रिटिश ऑल्सो वांट टू कंसोलिडेट देयर पावर इन सिंध। जब इंडिया का इतना लार्ज पोर्शन उन्होंने अपने अंडर में ले लिया तो अब खतरा किन से, उस तरफ से रशियन इन्वेजन का या फिर सेंट्रल एशिया से किसी भी पावर का इन्वेजन का इंडिया में, बिकॉज इंडिया का जो ट्रेड और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो बहुत ही फ्लरिश कर रहा था, और उसका सारा गेन कौन लेना चाहते थे? ब्रिटिश लेना चाहते थे। ब्रिटिश डोंट वांट के एनी अदर पावर इन्वॉल्व हो इंडिया के ट्रेड और रिच ट्रेड के अंदर। ठीक है, और यहाँ से जो भी प्रॉफिट हो वो सारी ब्रिटिश को जाए। इस वजह से ब्रिटिश जो है वो अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। इस वजह से वो लॉर्ड ऑकलैंड सोचता है कि सिंध के साथ खाली फ्रेंडशिप से ही काम नहीं चलेगा, इसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लाया जाए ताकि वो अपना जो अफगानिस्तान वाला प्लान है उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट कर सके कि अब सिंध के बाद फिर फटाफट सिंध को अपने कंट्रोल में लाया जाए और फिर अफगानिस्तान पे भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सके। तो अब सिंध को अपने कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है? ऐसे डायरेक्ट तो उस पर अटैक कर नहीं सकते, यहाँ पे फिर क्रिटिसिज्म होती है। तो सिंध को अपने कंट्रोल में लाने के लिए इसको लालच दिया गया। किस तरह से इसको बहलाया गया कि इनको अपॉर्चुनिटी तब मिल जाती है जब यहाँ पे जो पंजाब का रीजन है जो महाराजा रंजीत सिंह के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था, महाराजा रंजीत सिंह ने सिंध पे अटैक कर दिया और इसका कुछ फ्रंटियर प्रोविंस था जिसका नाम था रेजान, उसको अनेक्स कर लिया, कैप्चर कर लिया यहाँ पे। तो अब ब्रिटिश लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई इन्वॉल्वमेंट करने की, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और सिंध को इन्होंने कहा कि देखो तुम पे रंजीत सिंह जो है वो अटैक कर रहा है, आज तो ये खाली इतना सा हिस्सा लिया है, कल कहीं पूरा सिंध ही आपसे कैप्चर ना कर ले, इसलिए तुम हमारा प्रोटेक्शन स्वीकार कर लो। तो अमीर्स वैसे भी इतने पावर में नहीं थे, पावरफुल नहीं थे कि वो महाराजा रंजीत सिंह के साथ भी लड़ सके, और वो ब्रिटिश से तो बिल्कुल लड़ने की सोच भी नहीं सकते। दोनों ही बहुत ही सिंध के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग पावर थे, महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो। और उस समय कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह की जो आर्मी है वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी ऑफ दैट टाइम। तो ब्रिटिश आर्मी और रंजीत सिंह की आर्मी दोनों ही एक कह सकते कि इक्वली थी। तो इसी वजह से तो पहले सिंध को कैप्चर करने की सोची ब्रिटिश लोगों ने, ना कि पंजाब पे डायरेक्ट एक्शन लेना की सोची, क्योंकि पंजाब कैन बी डेट्रीमेंटल, वहां पे जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है अंडर रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। और सिंध बेचारा यहाँ पे गरीब कमजोर, इसको और दबा हुआ तो है ही और दबाया जा रहा है। तो ब्रिटिश लोगों ने कहा कि तुम हमारी जो प्रोटेक्शन है वो स्वीकार कर लो। सिंध घबराया हुआ, इसने प्रोटेक्शन स्वीकार कर लिया और साइन की ट्रीटी ऑफ 1838, जिसमें क्या प्रोविजन थे? उसमें प्रोविजन था
कि यहाँ पे जो है एक ब्रिटिश आर्मी का ट्रूप्स डिप्लॉय किया जाएगा आपके प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट कि रंजीत सिंह का वापस अटैक हो तो तुम इस पोजीशन में हो कि उसको रोक सको। तो ब्रिटिश ट्रूप यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा और इसका खर्चा जो है वो अमीर देंगे, एट द एक्सपेंसेस ऑफ अमीर्स। ब्रिटिश ट्रूप डिप्लॉय एट द एक्सपेंसेस ऑफ अमीर, ठीक है। और ये ट्रीटी भी साइन करने कौन गए? हेनरी पोटिंगर। हैदराबाद जाते हैं और यहाँ पे ट्रीटी साइन की जाती है अमीर्स के साथ। दिस ट्रीटी ऑफर्ड प्रोटेक्शन टू अमीर ऑन द कंडीशन दैट ब्रिटिश ट्रूप्स वुड स्टेशन एट द कैपिटल एट द एक्सपेंस ऑफ अमीर। This treaty permitted the British to intervene in the dispute between Amir and Sikh, ठीक है। अब यहाँ पे मीडिएशन शुरू हो गया है। ये परमिशन देता है ब्रिटिश लोगों को ये ट्रीटी कि वो इंटरवीन कर सकते हैं सिख और आमिर की डिस्प्यूट्स में। तो कैसे इंटरवीन करते हैं कि 1838 में ये महाराजा रंजीत सिंह, शाह शुजा और ब्रिटिश, इन तीनों के बीच में एक ट्रिपेटाइट ट्रीटी साइन होती है। किनके पर? रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह प्लस ब्रिटिश प्लस शाह शुजा। तो ये शाह शुजा कौन है? शाह शुजा जो है ये ब्रिटिश लोगों का डिजायर कैंडिडेट है टू इसको स्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये कहाँ पे? अफगानिस्तान पे। शाह शुजा ब्रिटिश लोगों का डिजायर कैंडिडेट है, इसको अफगानिस्तान का रूलर बनाना चाहते हैं। तो शाह शुजा को महाराजा रंजीत सिंह की मीडिएशन के थ्रू ये ब्रिटिश जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं ऑन द थ्रोन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसलिए ट्रिपेटाइट ट्रीटी साइन होती है और इसमें जो है और एक और क्लॉज होता है कि इसमें महाराजा रंजीत सिंह को और शाह शुजा दोनों को कह दिया जाता है कि तुम्हारा जो सिंध पे जो भी क्लेम है वो ड्रॉप कर दिया जाए। तो इस ट्रीटी से शाह शुजा ने और महाराजा रंजीत सिंह ने सिंध पे जो अपना क्लेम है, हर किसी भी टाइप का क्लेम, वो ड्रॉप कर दिया, रिनाउंस कर दिया, ठीक है। तो अब सिंध जो है किसके इन्फ्लुएंस में है? ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में। अब ब्रिटिश पे अगर सिंध पे कोई क्लेम करेगा तो ओनली कौन है? ब्रिटिश। नो अनदर पावर कैन क्लेम ऑन द सिंध प्रोविंस, ठीक है। तो ये इस तरह से इंटरवीन करते हैं बिटवीन अमीर एंड सिख। देन इन 1839, अब यहाँ पे ये जो 1838 की ट्रीटी है आपको किस तरह की लग रही है? ये कोशिश है कि जो सिंध है उसको सब्सिडियरी अलाय बनाया जाए। कोशिश है, डायरेक्ट नहीं कह रहे कि तुम सब्सिडियरी अलाय साइन करो। क्या कह रहे हैं कि तुम हमारा प्रोटेक्शन ले लो रंजीत सिंह के अगेंस्ट, कि रंजीत सिंह अगर तुम पे हमला करे तो हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। तो सब्सिडियरी अलायंस में भी क्या होता है? यही तो कहा जाता है कि तुम हमारी प्रोटेक्शन लो और ब्रिटिश ट्रूप तुम्हारे कैपिटल में डिप्लॉय किए जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कह के इनडायरेक्ट उनको कहा गया है कि वो देखो रंजीत सिंह में तुम पे हमला कर दिया है, तुम्हारा एक प्रोविंस कैप्चर कर लिया, कहीं पूरा ही सिंध कैप्चर ना कर ले, इसलिए ये हमारा प्रोटेक्शन और इसके लिए एक यहाँ पे ट्रूप्स हम डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इन 1839 इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये सब्सिडरी ट्रीटी अब पूरा ही, क्योंकि अब अफगानिस्तान पे, क्योंकि डे बाय डे रशिया का वहां से खतरा है वो बढ़ता जा रहा था। तो अब ब्रिटिश चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिंध को कॉन्केस्ट किया जाए और अफगानिस्तान पे जो अपना प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लाने का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो ट्रीटी ऑफ 1839 दैट इज सब्सिडरी ट्रीटी साइन विद द आमिर्स ऑफ सिंध अंडर ट्रीटी under the threat of superior forces, the Amir were made to sign a subsidiary treaty. Initially तो ये
मना कर देते हैं ट्रीटी साइन कर देने से, लेकिन बाद में ये फोर्सफुली इस ट्रीटी को साइन करते हैं, क्योंकि इनको हर तरफ से थ्रेट है कि भाई रणजीत सिंह आप पे आक्रमण करेगा, रणजीत सिंह नहीं करेगा तो हम तुम्हारा अनेक्सेशन कर लेंगे, तो कम से कम एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारा प्रोविंस तो होगा, तुम यहाँ पे राजा बन के तो रहोगे, अगर हमने अनेक्स कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो पूरा ही ब्रिटिश कहलाने से तो अच्छा है कि एटलीस्ट तुम वहाँ के आमिर बन के रूल करो और हमारा प्रोटेक्शन यहाँ पे हमें एज ए सुप्रीम पावर स्वीकार किया जाए। तो इन्होंने सब्सिडियरी ट्रीटी साइन करवा दी सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश, ब्रिटिश कैन एस्टेब्लिश देयर पैरामाउंटेसी, ठीक है, अपनी जो सुपेरियरिटी है वो एस्टेब्लिश कर सके। तो यहाँ पे कंप्लीट कोशिश देख लो आप हो रही है बाय साइनिंग ऑल दिस ट्रीटी कि सिंध को अपने इन्फ्लुएंस में लाया जाए और उसको एज अ बफर स्टेट यूज किया जाए अगेंस्ट अफगानिस्तान प्लान, ठीक है। तो इस सब्सिडियरी ट्रीटी के प्रोविजन क्या थे? ब्रिटिश सब्सिडियरी फोर्सेस हैड टू स्टेशन एट शिकरपुर एंड बुखार। सब्सिडियरी ट्रीटी हमने पढ़ी हुई है, उसमें यही है सारा, वहां पे एक ब्रिटिश ट्रूप जो है डिप्लॉय किया जाएगा कैपिटल में, और अमीर्स हैड टू पे 3 लाख रुपीज एनुअली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस ट्रूप्स। Amir debarred from any negotiation with foreign state without the company's knowledge। कंपनी के नॉलेज के बिना वो किसी भी अदर यूरोपियन पावर से या किसी भी अदर पावर से वो किसी भी तरह का निगोशिएशन या ट्रीटी साइन नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे चेक कर दिया, इनका फॉरेन अफेयर्स जो है वो कंट्रोल में कर लिया, फिर वहां पे डिप्लॉय कर दिया अपना मिलिट्री। अब कैपिटल इनके कंट्रोल में है ब्रिटिश लोगों के। और सब्सिडियरी अलायंस के क्या प्रोविंस होते हैं? एक अपना वहां पे रेजिडेंट, अपना रेजिडेंट डिप्लॉय कर दिया जाता है जो कि उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करता रहता है। ये चेक करता रहता है कि ये लोग किसी और अदर यूरोपियन पावर से तो निगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कहा जाता है कि नहीं, हम अपना रेजिडेंट डिप्लॉय करेंगे सो दैट हम आपके ऊपर नजर रख सके, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसके ये तो होता ही है कि वो ये चेक करता रहे, लेकिन उसके साथ ही भी वो जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, इंटरनल अफेयर्स होते हैं, उसमें पूरा का पूरा ये इंटरफेयर करते रहते हैं, ठीक है, बाय डिप्लॉइंग देयर रेजिडेंट इन द कोर्ट ऑफ एनी अलाइड स्टेट। अब इस ट्रीटी के साइन होते ही इन 1839 अब सिंध क्या बन गया? इनका अलाइ स्टेट, सब्सिडियरी अलाइ बन गया, और नाउ सिंध कैन बी यूज एज अ वॉर ग्राउंड, ठीक है। अब फिर ये जो है ब्रिटिश लोग जो है वो रणजीत सिंह की हेल्प से शाह शुजा को अफगानिस्तान में इंस्टॉल करते हैं एज ए रूलर। और मतलब बेसिकली पहले शाह शुजा की जगह पहले तो कोई और रूलर होगा जो वो था दोस्त अली। दोस्त अली से पहले निगोशिएशन की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। फिर दोस्त अली को यहाँ से हटाने की कोशिश की जाती है, वो भी फेल हो जाता है, लेकिन फाइनली जो है फिर वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑन अफगानिस्तान। एंड 1839 से लगा के 42 तक ये वॉर चलता है, ठीक है। 1839 से लगा के 42 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है, और जिसमें दोस्त अली को हटाकर शाह शुजा को इंस्टॉल कर दिया जाता है एज अ रूलर। तो ये होता है फर्स्ट अफगान वॉर। और ये किसकी धरती पे लड़ा जाता है? सिंध की धरती पे लड़ा जाता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? सिंध को होता है, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस जो है यहाँ पे सिंध की लैंड पे लड़ रहे हैं। तो सिंध की इकोनॉमी कह दो, चाहे पॉलिटिक कह दो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस वजह से सिंध जो है वो इस एक्ट से बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाता है, ठीक है। सिंध कहता है कि हमने तुम्हारी इतनी वफादारी की है, हमने हर ट्रीटी आपकी स्वीकार की है, हर टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार की है, इसके बदले में आप हमें यहाँ पे कभी भी रिवॉर्ड तो नहीं करते हो, बल्कि हमसे जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है उसको कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिला जाता है, उल्टा हमें दबाया ही जाता है। तो सिंध के मन में यहाँ पे इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर से बहुत ज्यादा
नाराजगी आ जाती है। बिकॉज आमिर ऑफ सिंध नेवर वांट कि उनकी लैंड पे ये जो एंग्लो अफगान वॉर है वो लड़ा जाए, और वो ये भी पसंद नहीं करते कि ये ब्रिटिश ट्रूप जो है यहाँ पे डिप्लॉय रहे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं फिर रिवोल्ट की भावना धीरे धीरे जागने लगती है। लेकिन यहाँ पे शाह शुजा को रूलर इंस्टॉल कर देने के बाद भी इनको सक्सेस हासिल नहीं होती अफगानिस्तान में, बिकॉज शाह शुजा को वहां के जो ट्राइब्स है वो स्वीकार ही नहीं करते एज अपने रूलर, और इसको वापस डिथ्रोन कर देते हैं, इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है इट वाज कंप्लीट फेलियर और कंप्लीट डिजास्टर। और इस अफगान वॉर में ब्रिटिश लोगों की इतनी किरकिरी होती है कि उनकी जो प्रेस्टीज है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, और ये जो रायता इन्होंने पूरा अफगानिस्तान में फैलाया था उसको वापस कंपनसेट करने के लिए ये लोग सिंध का अनेक्सेशन करते हैं। तो सिंध का अनेक्सेशन क्या है? एक तरह का गुस्सा है, ठीक है, अग्रेशन है, जो जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं बाय एनेक्सेशन ऑफ सिंध को कॉन्कर करके वो अपना जो यहाँ पे ये रायता फैलाया था जिसमें ये कंप्लीट फेल्योर साबित हुआ था, अपने प्रेस्टीज के ऊपर इन्होंने दाग लगाया था, उसको वापस कंपनसेट करने के लिए सिंध का अनेक्सेशन करते हैं ताकि वो अपने प्रेस्टीज को वापस रिस्टोर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस्टीज रिस्टोर करने के चक्कर में पूरा का पूरा सिंध जो है वो अनेक्स कर दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से सिंध का अनेक्सेशन होता है। बैकग्राउंड देख लेते हैं, देन फाइनल सीन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अफगान वॉर में कंप्लीट फेलियर इनको फेस करना पड़ा था, तो ये अब सिंध पे आकर इसका गुस्सा निकालने लगे। सिंध के साथ हर तरह की ट्रीटी साइन करवा रहे हैं, उससे मनी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, हर तरह के उसके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और ऊपर से ये बोला जा रहा है कि जो अफगानिस्तान में हमें लॉस हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, तो सिंध को ब्लेम किया जाता है इनके फेल्योर के लिए। तो यहाँ पे तो सिंध ने तो बेचारे ने थ्रू आउट जितनी भी ट्रीटी साइन की, जितनी भी उन सब की मतलब पालना की है, सारे रूल इन्होंने फॉलो किए, टर्म्स एंड कंडीशन को माना है, लेकिन उसके बाद भी सिंध को ब्लेम किया जाता है कि हमारा जो फेलियर हुआ वो आपकी वजह से हुआ था, आपकी वजह से हमारे ट्रूप्स को वहां से रिवर्सल करना पड़ा। तो इस वजह से सिंध के मन में अब रिवोल्ट की भावना जागती है, क्योंकि ये सोच रहे कि यार इतना साथ निभाने के बावजूद भी हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे सिंध के आमिर्स के मन में रिवोल्ट की भावना जागती है। और यहाँ पे रिवोल्ट की भावना तो थी, और उसके साथ जो है सिंध में सक्सेशन का क्वेश्चन उठता है। तो 3 आमिर थे, उनमें से एक मर जाता है, तो उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा? तो वहां पे ब्रिटिश इंटरवीन करते हैं कि उसकी गद्दी पर जो है वो हमारा डिजायर कैंडिडेट बैठेगा। तो लेकिन वहां के जो वो आमिर है वो कहते हैं नहीं, वो हमारा कैंडिडेट बैठेगा। तो इस चक्कर में ब्रिटिश लोगों ने इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर किया और वॉर देन ब्रोक आउट हो जाता है बिटवीन आमिर्स एंड ब्रिटिश। तो ये कुछ बैकग्राउंड रहता है वॉर का, और फाइनली आमिर्स जो है वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं ब्रिटिश लोगों से, और सिंध को जो है वो एनेक्स कर लिया जाता है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिंध एस्टेब्लिश हो जाता है ब्रिटिश लोगों का। तो इसका बैकग्राउंड, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 1843। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज कंप्लीट फेलियर ऑफ ब्रिटिश। सिंध मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्सल ऑफ ब्रिटिश ट्रूप अगेंस्ट अफगानिस्तान। Instead of regarding service provided by Amirs, they charged with hostility and disaffection against British government. तो आमिर्स को ब्लेम किया जाता है कि तुमने हमारे अगेंस्ट हॉस्टिलिटी की और डिसअफेक्शन शो किया जाता है अगेंस्ट आमिर्स। देन 1842 लॉर्ड एलनबरो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे फिर आमिर्स क्या करते हैं? रिवोल्ट कर देते हैं। आमिर्स रिवोल्टेड, और इस रिवोल्ट को दबाने के लिए लॉर्ड एलनबरो इन 1842 आउटरम को भेजते हैं टू सिंध टू साइन अ न्यू ट्रीटी। अब न्यू ट्रीटी साइन करने के लिए
भेजते हैं। अंडर दिस आमिर हैड टू सीड इंपॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ सिंध। अब यहाँ पे आमिर को फ्रेंड के रूप में तो देख ही नहीं रहे, जो एटर्नल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी उसको तो छोड़ो, अब यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रेंड जैसा तो कुछ रहा ही नहीं है। तो आमिर को तो ट्रीट किया जा रहा है एज ए सबड्यूड पावर, कि कंप्लीट इनके अंडर में वर्क करो आप। तो यहाँ पे आमिर के साथ न्यू ट्रीटी साइन करने का बोलते हैं कि नहीं करो। आमिर कहते हैं नहीं नहीं करें, हम क्यों करें भाई, लेकिन ब्रिटिश कहते हैं कि नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे न्यू ट्रीटी का क्या प्रोविजन था कि आपके जो कुछ इंपॉर्टेंस प्रोविंस है वो हमें दे दो। अब ऐसे कैसे दे दे भाई, ठीक है। तो आमिर यहाँ पे फाइनल रिवोल्ट करते हैं एंड ब्रिटिश ऑल्सो इंटरवीन सक्सेशन डिस्प्यूट ओवर सिंध। बताया मैंने, यहाँ पे एक आमिर के मर जाता है तो उसके वहां पे कौन सक्सेशन करेगा, कौन थ्रोन पे बैठेगा, तो उसमें ब्रिटिश अपना डिजायर कैंडिडेट बिठाना चाहते थे। यहाँ पे देन इनका जॉइंट फ्रंट क्रिएट होता है आमिर्स ऑफ सिंध का। हैदराबाद के, खैरपुर के और मीरपुर के तीनों आमिर मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं और इनके बीच में होता है बैटल ऑफ मियानी। बैटल ऑफ मियानी इन 1843 लड़ा जाता है आमिर्स ऑफ सिंध और ब्रिटिश के बीच में। यहाँ पे तीनों आमिर्स भाग लेते हैं और ब्रिटिश की तरफ से आता है चार्ल्स नेपियर, ठीक है। चार्ल्स नेपियर को भेजा जाता है एंड चार्ल्स नेपियर वाज अ मैन हु प्ले एज ए इंस्ट्रूमेंट इन कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ठीक है। और चार्ल्स नेपियर ने इन की जॉइंट फ्रंट को हरा देता है और फाइनली ब्रिटिश कंप्लीटली अनेक्स सिंध टू ब्रिटिश एम्पायर इन 1843। तो इस तरह से पूरा सिंध का अनेक्सेशन होता है। और अब 1880 से 1857 तक हम देखते हैं कि जितने भी अनेक्सेशन होते हैं वो डेलिबरेटली किए जाते हैं। इस समय का पीरियड जो है हम कह सकते हैं कि डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड अनेक्सेशन। कोई कारण ही नहीं है लेकिन फिर भी डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है अनेक्सेशन को, ठीक है, ताकि ब्रिटिश अपना जितनी ज्यादा पावर है वो कंसोलिडेट कर सके बाय अनेक्सिंग न्यू एरियाज, ठीक है, एंड दे कैन चेक द रशियन इन्फ्लुएंस इन इंडिया। तो 1818 से 1857 तक इनकी जो पॉलिसी है बहुत ही अग्रेसिव होती है। कंपनी की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी होती है। (1880) से पहले तो 1807 तक हमने देखा। 1807 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की जाती है। तो इससे पहले का जो एरा है वो थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप स्टैब्लिश करने का या फिर पीस सेटलमेंट करने का एरा था। लेकिन 1818 के बाद जब लार्ज एरिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लार्ज एरिया ब्रिटिश के हाथों में आ जाता है, उसके बाद इनकी जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है। ब्रिटिश पैरामाउंटे से स्टेब्लिश हो जाती है और उसमें ये अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं टुवर्ड्स स्टेट, इंडियन स्टेट, और उनको उस तरह से धीरे धीरे अनेक्स करते हैं। नाउ सिंध को हम देखते हैं थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के एग्जाम में। तो हम थोड़े से स्टेटमेंट लेते हैं, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है सिंध के एनेक्सेशन पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज मॉरली एंड पॉलिटिकली सीक्वल टू फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इल्यूसिडेट। क्वेश्चन आ गया आपके सामने इस तरह का, तो आपको इसको किस तरह से डील करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इसके इल्यूसिडेट है यानी नॉर्मल आपको सिर्फ वर्णन करना है कि जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध है वो मॉरली और पॉलिटिकली जो सीक्वल है वो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का सीक्वल है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बाद ही सिंध का कॉन्क्वेस्ट होता है। तो इन दोनों को आपको, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर और सिंध को जो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को इंटरलिंक करना है, ठीक है, लिंक करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो आप लिख देंगे अनेक्सेशन ऑफ सिंध, कि सिंध का किस तरफ से अनेक्सेशन होता है, और सेकेंड पार्ट लिखेंगे आप इसका कि एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, क्या होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। और अब इसको आप इंटरलिंक करेंगे, तो इंटरलिंक में आप क्या लिखेंगे कि ये मॉरली और पॉलिटिकली सीक्वल कैसे है। तो मॉरली मैंने बताया था कि यहाँ पे जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर है दैट वाज कंप्लीट फेलियर, ठीक है, कंप्लीट फेलियर।
और यहाँ पे ब्रिटिश लोगों की प्रेस्टीज पे जो है क्वेश्चन मार्क हो गया था, प्रेस्टीज जो है बिल्कुल ही डिग्रेड हो गई थी। तो इसको रिस्टोर करने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने सिंध का कॉन्केस्ट किया, सिंध पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, सो दैट कि वो अपनी प्रेस्टीज जो है वापस रिस्टोर कर सके। आगे आपको यहाँ पे मॉरली चीज समझ में, ये इंटरलिंक कर रहे हैं हम, इंटरलिंक में लिखना है ये चीज आपको। पहले तो आपको अनेक्सेशन ऑफ सिंध बता देना है, देन एंग्लो अफगान वॉर और देन इंटरलिंक विद दिस टू कीवर्ड्स, मॉरली और पॉलिटिकली। अब पॉलिटिकली आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो सिंध है उसका जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, किस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूजफुल है, ताकि इसको कंट्रोल में लाके आप रशियन इन्फ्लुएंस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और सिंध को अगर आप कंट्रोल में लाते हैं तो इट इज गेटवे टू सेंट्रल एशिया, वाया अफगानिस्तान, ठीक है। मतलब अभी वो सोच रहे हैं कि ठीक है सिंध आ जाएगा फिर तो अफगानिस्तान तो अपने कंट्रोल में आ ही जाएगा, तो अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया पे एक नया ट्रेड रूट आप स्टेब्लिश कर सकते हो थ्रू लैंड, तो ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। देन सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रिवर इंडस रिवर, जिसका ट्रेड पर्पस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका अरेबियन सी में जाके गिरती है, और यहाँ से आपका अरेबियन सी से तो जो मालाबार का या महाराष्ट्र रीजन का, मालाबार रीजन का तो ट्रेड रूट है ही सी रूट के जरिए, तो यहाँ से आप और अंदर तक जा सकते हो इंडस रिवर से, ठीक है। यहाँ पे आपका माल जो है यहाँ के जो सिंध के पोर्ट है उसको यूज करके आप इंडस रिवर के थ्रू यहाँ पे ट्रेड स्टेब्लिश कर सकते हो। तो ट्रेड इंटरेस्ट भी यहाँ पे है, प्रेस्टिजियस है, एडवांटेजियस है, और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी सिंध की है, इस वजह से ये पॉलिटिकली सीक्वल होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का। तो पॉलिटिकल और मोरल समझ में आ गया। मोरल में तो आपके प्रेस्टीज स्टेब्लिश रिस्टोर करना है, और पॉलिटिकल में क्या क्या सिंध के इंपॉर्टेंस होते हैं, ट्रेड पर्पज से देख लो, पॉलिटिकली पर्पज से देखो, पॉलिटिकली यहाँ पे इन्फ्लुएंस करना, रशियन इन्फ्लुएंस को चेक करना है, सेंट्रल एशिया के ऊपर नए लैंड रूट जो है ट्रेड रूट स्टेब्लिश कर सकते हो, इट कैन बी बिकम अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है इन मेंस। तो ये सेम ये स्टेटमेंट भी लैंग्वेज चेंज है, बस सिमिलर आपको आंसर राइटिंग करनी है कि सिंधियन वॉर वाज नॉट आइसोलेटेड इवेंट बट द टेल ऑफ अफगान स्टॉर्म, यही कि भाई ये सीक्वल था अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का, ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं था कि खाली ही सिंध को कॉन्क्वेस्ट करना ब्रिटिश लोगों का मंसूबा नहीं था, ब्रिटिश लोगों का एम नहीं था। सिंध तो एज अ बफर स्टेट यूज हुआ है अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, अफगानिस्तान को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लाने के लिए सिंध पे तो इन्होंने बफर स्टेट के रूप में इसे यूज किया है। तो इट वाज नॉट आइसोलेटेड इवेंट बट अ टेल ऑफ अफगान स्टॉर्म, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है। अब यहाँ पे चार्ल्स नेपियर का एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। वी हैव नो राइट सीज सिंध येट वी शैल डू सो एंड वेरी एडवांटेजियस एंड यूजफुल एंड ह्यूमन पीस ऑफ रास्किलिटी इट विल बी, ठीक है। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि हमारा कोई अधिकार नहीं था सिंध को सीज करने का या सिंध पे कॉन्केस्ट करने का, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि ये एडवांटेजियस है, यूजफुल है, और इट विल बी ह्यूमन पीस ऑफ रास्किलिटी, ठीक है। तो एनेक्सेशन ऑफ सिंध आपको बताना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रो करना है, इसका पूरा नहीं लिख देना है, आपको ब्रीफली देना है इसको। रिलेशन विद सिंध, ठीक है, कि सिंध के साथ क्या रिलेशन है। हाउ यूजफुल, मैंने अभी बताया, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, कमर्शियल एडवांटेज, ठीक है, पॉलिटिकल एडवांटेज, जियोपॉलिटिकल, रशियन के इन्फ्लुएंस को चेक करने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंध की क्या यूजफुल हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखने हैं वापस वही चीजें जो मैंने आगे वाले में बताई आपको।
अब यहाँ पे ये तो एडवांटेजेस और यूजफुल, तो चार्ल्स नेपियर कह रहा है कि हमारा कोई अधिकार नहीं था सिंध को कॉन्केस्ट करने का या सिंध को सीज करने का, लेकिन हम ये करना पड़ेगा क्योंकि जो सिंध है वो हमारे लिए यूजफुल है, जहाँ पे हमारा जो सौदा है वो प्रॉफिट का होने वाला है, इस वजह से हमें करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस हमेशा इसकी क्या ही रही है रणनीति कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को गेन हो, इस वजह से अनेक्सेशन भी करना पड़े तो कर लो, तो टोटली फोकस ऑन प्रॉफिट। तो ये एडवांटेजियस था, यूजफुल था, इसीलिए सिंध का हमने अनेक्सेशन कर लिया। और उसने एक वर्ड और बोला कि यहाँ पे ह्यूमन पीस ऑफ रास्केलिटी इट विल बी। तो ह्यूमन पीस ऑफ रास्केलिटी को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि ह्यूमन पीस ऑफ रास्केलिटी कैसे होगा? वही सक्सेशन वॉर में इनका इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इंटरफियर इन सक्सेशन ऑफ ओवर सिंध, ठीक है। वही आप लिखेंगे कि आमिर रूलर कौन है सिंध के? आमिर, हैदराबाद, मीरपुर और खैरपुर के, और इनमें सक्सेशन वॉर स्टैब्लिश होता है। ये तो नहीं लिखेंगे भाई दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर डिजायर कैंडिडेट, बट यहाँ पे आपको लिखना है कि फ्री पीपल फ्रॉम टॉर्चरस रूल ऑफ आमिर, कि भाई आमिर के निर्दयी शासन से यहाँ के लोगों को हमने फ्री करवाया। कि ये कौन कह रहा है? ब्रिटिश कह रहा है। एंड सिंध अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश, इसलिए हमने सिंध को कॉन्केस्ट किया। तो ये ह्यूमन पीस ऑफ रास्केलिटी इस वजह से कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है? एक एक्सक्यूज है ब्रिटिश लोगों का अपने अनेक्सेशन को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर फ्रेमिंग मेंस में करनी है। तो आपको यहाँ पे ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो आपको ऐसे हाईलाइटेड चीज होगी, उसके अराउंड ही आपको आपका आंसर फ्रेमिंग करना है। ऐसे नहीं कि आप वहां पे कहानी लिखने बैठ जाओगे कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध का इतना लंबा आपने 10 पेज भर लिए, नहीं, आपको ये सब ब्रीफ में देना है। लेकिन आपको जो ये पॉइंट दिखते हैं ना, एडवांटेजेस, यूजफुल, ह्यूमन पीस ऑफ रास्केलिटी, इसके अराउंड ही, इसको फोकस करते हुए ही आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है इन मेंस, तो ही आपका आंसर जो है वो अप टू द मार्क होगा। अब हमने इतनी एंग्लो अफगान वॉर की चर्चा की, तो थोड़ा सा हम एंग्लो अफगान वॉर के बारे में थोड़े से इंफॉर्मेशन देख ही लेते हैं। तो सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंग्लो अफगान वॉर। रशियन थ्रेट, सो नीड ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस की क्यों जरूरत थी? रशियन थ्रेट की वजह से, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फॉरवर्ड एंड ऑफेंसिव पॉलिसी इन अफगानिस्तान एंड रिजल्ट वाज फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। फॉरवर्ड पॉलिसी, वही अटैक करो अफगानिस्तान पे, वहां पे शाह शुजा को इंस्टॉल करो, हमारा डिजायर कैंडिडेट को बिठाओ, जो वहां का रूलर है, लोकल रूलर दोस्त अली, उसको हटाओ। तो ये सारी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, ये एक तरह के ऑफेंसिव पॉलिसी थी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, एंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वाज कंप्लीट फेल्योर, बट इट वाज अ डिजास्टर एंड ब्रिटिश ड्रॉप द फॉरवर्ड पॉलिसी। लेकिन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बाद जब उनको फेल्योर मिली, तो उन्होंने जो ये फॉरवर्ड पॉलिसी वाला जो सिस्टम था, उन्होंने कंप्लीटली इसे ड्रॉप कर दिया। दे बिगेन परस्यू पेसिव पॉलिसी। पेसिव मतलब अब कोई उस तरफ अफगानिस्तान की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। बीइंग विजिलेंट, और ओनली क्या, विजिलेंट रहो, वॉचफुल रहो, देखते रहो, ध्यान देते रहो कि उस तरफ क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। कहीं रशिया आके यहाँ से निगोशिएशन तो नहीं कर रहा है क्या? रशिया आके यहाँ पे अपना जो क्या कहते हैं डेलीगेशन तो नहीं भेज रहा है, या रशिया यहाँ पे अपना किस तरह से इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रकार से कोई इन्फ्लुएंस तो स्टेब्लिश नहीं कर रहा है, बस वॉचफुल रहो, ठीक है। ये थी पेसिव पॉलिसी। दिस पॉलिसी पॉपुलरली नोन एज पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। दिस वाज एज अ हम्बल बैग इन द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल अलन बरो, लेटर इट वाज एसोसिएटेड विद जॉन लॉरेंस, ठीक है। जॉन लॉरेंस तक जो गवर्नर जनरल आते हैं, उन तक तो यही पॉलिसी जो है कंटिन्यू रहती है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। लेकिन लेटर जब लिटन गवर्नर जनरल बन के आता है इंडिया में, तो उसने वापस क्या पॉलिसी, यहाँ पे जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी वो किसके अंडर थी? लॉर्ड ऑकलैंड। ये ऑकलैंड जिन्होंने अफगानिस्तान, ये सिंध का भी वॉर करवा दिया। और
ऑकलैंड के बाद लिप्टन वापस आए जिसने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और रिजल्ट निकला सेकेंड एंग्लो अफगानिस्तान वॉर। ठीक है, और लिप्टन थोड़ा सा सक्सेस रहता है, सफल रहता है बाय वॉर विद अफगानिस्तान, एनेक्सेशन ऑफ सम पार्ट्स इन 1878 टू 1879। ठीक है, सेकेंड वॉर होता है यहाँ पे, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 टू 1879, और इसमें लिप्टन अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स को अनेक्स करने में सफल रहता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हमने देख लिया, लॉर्ड ऑकलैंड वाला सीन, फॉरवर्ड पॉलिसी, अगेन फॉरवर्ड पॉलिसी लिप्टन के द्वारा, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। तो ऐसे करके जो टोटल 3 मिलिट्री कंसंट्रेशन होते हैं और 3 एंग्लो अफगान वॉर जो है लड़े जाते हैं। पहला यहाँ पे 1839 टू 42 के बीच में, फिर 1878 से 79 के बीच में, और लास्ट जो है वो आपका 1990 के बीच में, जब आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन इन तीनों वॉर लड़ने के बावजूद भी ब्रिटिश जो है वो कंप्लीट कंट्रोल जो अपना अफगानिस्तान पे है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, और फाइनली उन्हें अफगानिस्तान के जो साथ है वो फ्रेंडशिप नेगोशिएशन करना पड़ता है और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, और अफगानिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख ही लेते हैं पूरा सीनेरियो एंग्लो अफगान स्ट्रगल। तो यहाँ एंग्लो अफगान स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट इंक्लूजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर particular to counter balance Russian influence and development of trade in Central Asia। ठीक है, इस कारण से एंग्लो अफगान स्ट्रगल शुरू होता है। ब्रिटिश इंटरवेंशन इन अफगान अफेयर्स, ठीक है, रिजल्टेड 3 अफगान वॉर। लॉर्ड ऑकलैंड वाज फर्स्ट हु यूज्ड फॉरवर्ड पॉलिसी फॉर अफगानिस्तान, एंड लॉर्ड ऑकलैंड ने जब फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड पॉलिसी यूज की तो आपका क्या रिजल्ट निकलता है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, उसने अलेक्जेंडर बर्न्स को अफगानिस्तान भेजता है दोस्त अली के पास फ्रेंडशिप निगोशिएशन के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। देन मेड मूव टू रिमूव दोस्त अली, उसमें भी उसको सक्सेस हासिल नहीं होती है, लॉर्ड ऑकलैंड कर रहा है ये। ठीक है, देन फाइनली लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो मिलिट्री कैंपेन करता है अगेंस्ट नेक्स्ट दोस्त अली के बाद बनता है दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद जो है नेक्स्ट रूलर होता है अफगानिस्तान का, उसके अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन करता है, और दोस्त मोहम्मद जो है वहां से भाग जाता है और काबुल पे कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता है ब्रिटिश का, काबुल पे कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता है, और शाह शुजा को एज अफगानिस्तान का रूलर जो है इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर फॉट बिटवीन 1839 टू 42। और यहाँ पे अब लॉर्ड ऑकलैंड चले जाता है और 42 में कौन आता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो। वॉर केम टू एन एंड, और एलन बरो के टाइम में वॉर जो है वो कंक्लूड हो जाता है, एंड दिस मूव वाज द पुलिस एक्ट वॉर विदाउट पर्पस। यहाँ पे कोई पर्पस नहीं था कि आप ये वॉर जो है करें अफगानिस्तान के साथ, तो ये कंप्लीट डिजास्टर माना जाता है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो कंप्लीट डिजास्टर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आता है, लॉर्ड मेयो आता है, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक आता है। यहां तक सारे गवर्नर जनरल ने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी अपनाते हैं। देन फाइनल लॉर्ड लिटन आता है, हु ड्रॉप द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी एंड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है, और इसका रिजल्ट निकलता है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जो 1878 से 1880 के बीच में लड़ा जाता है। और 1880 में जब ये वॉर कंक्लूड होता है उससे जस्ट पहले इन 1879 में ट्रीटी ऑफ गनमक होती है। गनमक ट्रीटी में लिटन जो है प्लान करता है कि अफगानिस्तान को 2 पार्ट में बांट दे, और गनमक के तहत ही जो है डूरन लाइन खींची जाती है। डूरन लाइन को खींचने का जो प्रोविजन है वो किया जाता है, प्रपोजल लाया जाता है।
ठीक है, डूरन लाइन। तो डूरन लाइन की जो क्रिएशन है, डूरन लाइन का जो प्रपोजल है वो किस ट्रीटी में आता है? ट्रीटी ऑफ गनमक इन 1879। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, ठीक है, याद रखिएगा। और ये डूरन लाइन आज दिन तक रिकॉग्नाइज की जाती है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, डूरन लाइन। उसके बाद वॉर ये थोड़ा सा यहाँ पे शांत होता है, कंक्लूड होता है, एंड देन लॉर्ड रिपन आता है जिसने अफगानिस्तान की तरफ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अपनाता है कि अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर में या अफगानिस्तान अफेयर में कोई भी इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे। लॉर्ड रिपन ये वाली पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक। देन लॉर्ड चैम्सफोर्ड, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में होता है थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919। ये होता है वर्ल्ड वॉर के समय। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चालू हो जाता है ना 1914 में। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के शुरू होने से यहाँ पे क्या है, वापस वही रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो इस तरफ होने लगता है, इंडिया की तरफ, कि रशिया चाह रहा था उस समय इंडिया की तरफ इन्वेजन करने का, और उसको काउंटर करने के लिए वापस अफगानिस्तान पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, अफगानिस्तान को अपने अंडर में लाना बहुत जरूरी है टू चेक रशियन इन्वेजन। और यहाँ पे थर्ड एंग्लो अफगान वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है, विच एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी इन 1921। तो थ्री अफगान वॉर कुड नॉट हेल्प ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। तो ये 3 युद्ध लड़ने के बाद भी अफगानिस्तान पे ब्रिटिश लोगों का कंप्लीट कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। एंड ब्रिटिश डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, एंड ग्रेट एडवांटेज फॉर ब्रिटिश वाज दैट कि रशियन इन्फ्लुएंस कुड बी चेक। और इनको फाइनली इनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, और ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी से ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो ब्रिटिश कंट्रोल में या ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, और वहां का जो रूलर है वो इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में उसे अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। और यहाँ पे डूरंट लाइन को जो प्रपोजल गनमैक की ट्रीटी में लाया गया था, डूरंट लाइन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है कि ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का लाइन है, ठीक है, जिसको दोनों ही पार्टी जो है अग्रेशन या अटैक नहीं करेगी। इस लाइन के जो टेरिटरी है, ट्रांस टेरिटरी ऑफ दिस लाइन, उसको रिस्पेक्ट करेगी, ईच अदर, दे विल रिस्पेक्ट द टेरिटरी ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड एंग्लो अफगान वॉर की। तो आज का सेशन इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड कमेंट टू आवर चैनल examyatra.com। थैंक यू।